तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। उम्मीद है सब सेटल हो गए होंगे। मेरा फन समझ सकेगा जरा देर में जमाना, मैं गजल का हूं मुसाफिर, मेरी बात शायराना। आज हम लोग यहाँ जिस वजह से इकट्ठा हुए हैं वो पंकज उदास साहब, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, श्रद्धांजलि। और मेरी खुशनसीबी थी कि इसी साहित्य तक के मंच पर पंकज उदास साहब से मेरी मुलाकात हुई थी और इत्तेफाक की बात है कि इसी साल उनकी मौत हो गई। तो साहित्य आज तक ने पंकज उदास साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए ख़ास तौर पर उनके उन साथियों को यहाँ बुलाया है जिन्होंने लंबे 40, 45, 50 साल उनके साथ गुजारे, जो उनकी दोस्ती का दम भर सकते हैं। मैं पहले एक एक करके आपको अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। अनूप जलोटा साहब, पद्मश्री, आप सभी जानते हैं और मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत करें। इनके बारे में क्या ही कहा जाए, लेकिन बहुत सारे हमारे यहाँ नौजवान साथी हैं तो थोड़ा सा इनका परिचय भी करा दूं। जब पंकज उदास साहब की मौत हुई थी तब इन्होंने कहा था कि मैंने तो अपना यार खोया है। भजन सम्राट अनूप जलोटा, अगर इनकी हम बात करें, 5000 से ज़्यादा म्यूज़िकल इन्होंने कंसर्ट किए देश विदेश में। एक ज़माने में जूनियर किशोर कुमार भी इन्हें कहा जाता था। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त बहुत सारे शोज़ भी किए थे। तलत अजीज़ साहब, हमारे दूसरे मेहमान। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। मुझे लगता है आप सभी इस गज़ल से वाकिफ़ होंगे। और इत्तेफाक की बात है कि पंकज उदास साहब ने जब अपना सफ़र शुरू किया था, सेम उसी वक्त 80 की बात है, तलत अजीज़ साहब ने भी अपना सफ़र शुरू किया और आज हमारे बीच मौजूद हैं। सुदीप बैनर्जी साहब, इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां। इनकी अभी एक एल्बम नूर आई थी पिछले साल, जिसको सर्वश्रेष्ठ गज़ल के लिए तौर पर सराहा गया। और ख़ास तौर पर जो इनको गज़लों का भंडार है, ख़जाना गज़ल, आज भी लोगों को याद है। ऐसी कोई भी हस्ती नहीं जिसमें उनका योगदान ना रहा हो, लता मंगेशकर जी से लेकर तमाम दिग्गज। और सबसे ख़ास बात यह है कि पंकज उदास साहब की जो आखिरी गज़ल जो अब तक रिलीज़ नहीं हुई है, वो सुदीप साहब ने ही रिकॉर्ड किया था और शायद बहुत जल्द वो आपको सुनने को मिलेगा। आलोक श्रीवास्तव साहब, नौजवानों के शायर, इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां। ये पहले हमारे साथी थे, आज तक में ही थे, और इन्होंने बहुत सारी क्राइम की भी खबरें की। फिर उसी क्राइम करते करते पता नहीं कब शायर बन गए, मुझे भी एहसास नहीं हुआ। इनकी एक गज़ल भी पंकज उदास साहब ने गाई जो इन्होंने लिखा, और ख्वाबों की कहानी। तो ये हमारे मेहमान हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम शुरू करूं और ये सुरीला सफ़र, उससे पहले जिस हस्ती के लिए आज आप तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं चाहता हूँ उनको एक श्रद्धांजलि दी जाए एक एवी के ज़रिए। तो मैं सिद्धि साहब से गुजारिश करूँगा कि एक एवी चला दें पहले। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था ज़माना, एक ये भी है ज़माना। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। वैसे लगता है कि भाई कल की बात है, लेकिन बहुत ही लंबा सफ़र है और ये सफ़र शुरू हुआ बहुत छोटी उम्र में। निकलो ना बेनकाब, दर्द की बारिश सही मध्यम, जरा आहिस्ता चल, दिल की मिट्टी है अभी तक नम, जरा आहिस्ता चल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। शायर कहते हैं कि हिंदी में जब लिखते हैं तो प्यार लिखते हैं तो पहला शब्द आधा, जब इश्क लिखते हैं तो उसमें दूसरा शब्द श वो भी आधा, और जब मोहब्बत लिखते हैं तो उसमें तीसरा ब वो भी आधा। तो जवाब में शायर क्या कहते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। इसलिए
क्योंकि चाहत का हर लफ्ज पूरा होता है। हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक कहावत है कि माइक से बेहतर कोई आईना नहीं है। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलता है, लेकिन मुश्किल ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। जिए तो जिए। सुधाकर बोकाडे जो थे वो मेरे बहुत बड़े फैन थे, तो उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि जिस दिन मैं फिल्म बनाऊंगा तो उस फिल्म में सबसे पहला गाना जो है वो मैं पंकज उधास का रिकॉर्ड करूंगा। लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। मैं चाहूंगा कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा संगीत, हमारा साहित्य इसी तरह बरकरार रहे और इसी तरह आप इसको पूरे भारत में और पूरे विश्व में फैलाते रहें। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। जिए तो जिए कैसे बिन आपके। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चिट्ठी ने कैसे पंकज उधास साहब और गज़ल की दुनिया को और ख़ुद गज़ल को हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचाया, ये हम सब जानते हैं। एक दौर था, यहाँ हालांकि बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जब गज़ल की बात आती थी तो ये होता था कि ख़ास लोग सुनते हैं, पता नहीं पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। आम गाने और गज़ल के बीच में एक फ़ासला, एक दूरी थी। लेकिन कुछ चुनिंदा ऐसे गायक थे गज़ल के, जिसमें एक पंकज उधास साहब बेशक, जिन्होंने गज़ल की गायकी को भी घर घर तक पहुंचाया। और उसकी वजह ये थी कि आम लफ्ज़ों में, आम भाषा में, आम ज़ुबान में उन्होंने जो गज़ल गाई, फिर वो गज़ल लोकप्रिय होती चली गई। इन्हीं पंकज उधास साहब के बारे में बात करने का सिलसिला शुरू करता हूँ और साथ ही उनके ख़ास कौन कौन सी ऐसी ऐसी गज़ल है जो ख़ुद उनके साथियों को बहुत हमेशा पसंद रही है। शुरुआत अनूप जलोटा साहब से। अनूप साहब, आपसे यही हम सब जानना चाहेंगे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पंकज उधास साहब के साथ आपका सफ़र, कुछ यादें, कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ। पंकज जी के साथ हमारा ज़्यादा नहीं, बस 50 साल पुराना रिश्ता है, ज़्यादा नहीं, हाफ अ सेंचुरी। तब से ही तलत जी से भी है। मैं, पंकज, तलत, हम लोगों ने मुंबई में करियर एक साथ शुरू किया। उन दिनों मेरी और तलत जी की हाइट भी बराबर थी। अब सुनिए पंचलाइन। फिर ये लंबे होते चले गए, मैं वहीं टिक गया। पंकज का भी ऐसे ही, पंकज भी टिक गए, ये लंबे होते चले गए, इनका कद बढ़ता गया, संगीत में भी और शख्सियत में भी। आज तलत अजीज़ केवल सिंगर नहीं है, ये बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बहुत लोगों को गज़ल गाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। आपने देखा होगा इनको इस बीच कई फिल्मों में। एक फिल्म में तो अभी ऋतिक रोशन के फादर के रूप में नज़र आए, वो भी हमने देखी फिल्म। तो ये बहुत खुशी की बात है कि वर्सेटैलिटी आर्टिस्ट में हो, जो पंकज भाई में भी रही। उनको आपने फिल्म्स में देखा, गाते हुए भी देखा और सुना भी। चिट्ठी आई है वॉज पिक्चराइज्ड ऑन हिम, वो कितना पॉपुलर हुआ। एक बार मुझे राजेंद्र कुमार जी मिले जब ये नाम फिल्म रिलीज़ हुई थी, बहुत चली थी, तो मुझे कहने लगे कि अनूप तुमको एक बात बतानी है। मैंने कहा क्या? कहते कि देखो ये नाम फिल्म बहुत चली, इससे मैंने 1 करोड़ रुपया कमाया, लेकिन पंकज ने 3 करोड़ कमाए क्योंकि वो गाना ही उस फिल्म को आगे लेके गया। चिट्ठी आई है, सारी दुनिया में लोगों ने गाना सुना और उसको पसंद किया। पंकज का गाना सुन के
आपको महसूस होता होगा कि कोई बहुत शरीफ आदमी गा रहा है, मस्ट बी अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत भोला भाला आदमी होगा, बहुत ही सबसे अच्छी तरह मिलता होगा, वो उनकी आवाज़ में झलकता था। और वो थे भी ऐसे ही, सबसे मिलना जुलना, सबसे प्यार करना, नए नए कलाकारों को पेश करना। बीच में उन्होंने एक आइडिया, हम तीनों ने बैठे हुए एक आइडिया लिया कि भाई चलो जितने कलाकार हैं उनको एक साथ मंच पे पेश किया जाए। तो ख़जाना गज़ल फेस्टिवल हम लोगों ने शुरू किया। वो तलत भाई और पंकज कहीं बैठे इसका जिक्र कर रहे थे, फिर मैं भी उसमें ज्वाइन हुआ और ख़जाना गज़ल फेस्टिवल आज कुछ 22 साल से चल रहा है। 22 साल से चल रहे हैं, उसमें न जाने कितने कलाकार जुड़े हैं। तो मैं बहुत ही याद करता हूँ पंकज जी को, क्योंकि कई बार होता है कि किसी प्रोग्राम में मैं बैठा हूँ गा रहा हूँ तो कोई फरमाइश कर देता है कि एक वो पंकज जी की गज़ल भी सुना दीजिए। तो मैं सुना देता हूँ और सुनते सुनते और गाते गाते मैं और ऑडियंस दोनों सच में उसमें खो जाते हैं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे नगमे उन्होंने गाए हैं और उनको गाने को मिले हैं। कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने उनको गवाया, उन्होंने खुद भी अपने म्यूज़िक में तमाम गज़लें गाई। तो हम सभी पंकज जी को खो चुके हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनके नगमे हमारे दिल में हमेशा सलामत है। सिर्फ आपके ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर दिल में उनकी आवाज़ आज भी है। और हम आपसे उनके जितने भी गज़ल और जो गाया है, हम वो अभी मौसीकी के ज़रिए भी सुनेंगे क्योंकि लोग सुनना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले तलत साहब, आपसे आपकी यादें जुड़ी, क्योंकि 40 साल पहले लगभग आप दोनों का सफ़र एक साथ शुरू हुआ था 1980 में। 44 साल हो गए। 44 45 है। 87 की बात है ये। फरवरी में मेरा एल्बम और पंकज भाई का नवंबर में रिलीज़ हुआ था। बहरहाल जो भी है, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। वो कहते हैं ना, एक शेर अहमद फराज का है, आँख से दूर न हो दिल से उधर जाएगा, आँख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या गुजरता है गुजर जाएगा। बहुत खूब। तो यही है वक्त। तो वक्त के साथ हम चलते हैं। तो अब ये पंकज अनूप भाई ने यादें दिलाई और बहुत सारी यादें। अब मैं कितनी यादें ताज़ा करूँगा। मुझे याद है कि हम लोग जब भी साथ होते थे, तीनों एक साथ कोई कॉन्सर्ट में साथ में हैं, तो कॉन्सर्ट के बाद जब हम होटल आते थे वापस, तो फिर हमारी अलग महफिल होती थी। अब यकीन नहीं करेंगे, पंकज भाई को पुराने फिल्मी गाने बहुत याद थे जो हमें याद नहीं होते। इनको याद है, मुझे नहीं है। तो हम कहते थे यार वो सुना देना, वो सुना देना, वो सुना देना। तो एक अलग महफिल जमती थी सुबह तक। तो फिर पंकज कहते थे यार वो प्रोग्राम तो हो गया, लेकिन असल प्रोग्राम तो अब शुरू हुआ है हमारा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये यादें रह जाती हैं। बहुत सारे प्रोग्राम किए। अक्सर मुझे याद है कि पिछला जो लास्ट हमने साउथ अफ्रीका का टूर किया था, जब वो स्टेज पर पहले ये गाते थे, फिर मैं आता था, या जो भी आखिरी में पंकज, फिर हमको सबको बुलाते थे। वो कहते थे कि यार आप लोग आ जाओ, और वो घुंघरू टूट गए साथ में गाएंगे। वो काफ़ी मशहूर नगमा है जी। और साथ में बैठ के जब हम लोग गाते थे तो पता ही नहीं लगता था कि वक्त कहाँ चला गया और कैसे, और वो फिनाले होता था। तो आज मैं कहता हूँ कि 1 2 3 घुंघरू थे, आज 1 घुंघरू कम है, अब 2 बाकी है। आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत खूब। सुदीप साहब, आपने अभी मुझे बताया थोड़ी देर पहले कि जो आखिरी गज़ल है शायद पंकज उदास साहब की, आपने तालियां ज़रा ज़ोर से चाहिए, ऐसे नहीं, ज़ोरदार। भाई तलत साहब तो मज़ा कह रहे हैं, आएगा ना। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए जी। तो सुदीप साहब, आखिरी गज़ल आपने रिकॉर्ड की है जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई, उस गज़ल के बारे में आप कुछ बताएंगे? ये गज़ल नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल डिवोशनल गाना है। ओके। और मुझे कभी कभी ईर्ष्या होती है अनूप जी और तलत जी से। ये लोग इतने करीबी दोस्त थे पंकज जी के। लेकिन उस दौर में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं दिल्ली का ही हूँ, अब बम्बई में रहता हूँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं हिंदू कॉलेज में था, और हिंदू कॉलेज के कोने पे वहाँ एक चाय वाला बैठता था, और वहाँ मैं और मेरे दोस्त
यानी विशाल और रेखा भारद्वाज, हम लोग वहाँ अक्सर गज़लें डिस्कस करते थे। और ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब गज़ल अपने उरूज पे था। और उस वक्त पंकज जी हमारे लिए किसी रॉक स्टार से कम नहीं थे, क्योंकि वो पहली बार एक ऐसे गज़ल सिंगर सामने आए जिनका गाने का अंदाज़ अलग, कपड़े पहनने का अंदाज़ अलग, देखने में हीरो लगते थे और गाते भी ऐसे थे कि लोग सब फिदा हो जाते थे। तो हम लोग ज़ाहिर है उन पे फिदा थे और उन्हीं की वजह से मैं गज़ल गा रहा हूँ। मैं फिर बम्बई आया, ख़जाना में उनके साथ मिला, उन्होंने मुझे दावत दी और आज 10-12 साल हो गए हैं मैं ख़जाना में अपनी शिरकत करता हूँ। तो कोविड के वक्त पंकज जी बहुत डिस्टर्ब रहते थे और अक्सर फ़ोन करते थे, बात करते थे, घंटों बातें करते थे, म्यूज़िक को लेके, शायरी को लेके, ज़िंदगी को लेके। तो उस वक्त एक ख़्याल आया कि कुछ पोइट्री लिखी जाए और कुछ कंपोज़ किया जाए जो ह्यूमैनिटी पे हो और जो भी हालात उस वक्त थे उस पे हो। तो मैंने कंपोज़ किया और मैंने डरते डरते उनको सुनाया कि सर ये कंपोजिशन है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप बताइए। तो 2 दिन बाद उन्होंने फ़ोन किया और मुझे कहा कि ये इतना अच्छा कंपोजिशन है कि मैं 2 दिन से इसको सुन रहा हूँ और इसको इमीडिएटली रिकॉर्ड करते हैं और इसको बहुत अच्छे लेवल पर रिकॉर्ड करेंगे और रिलीज़ करेंगे। रिकॉर्ड हो गया, मिक्स हो गया, मास्टरिंग हो गई, सब कुछ तैयार था, लेकिन ऊपर वाले की कहानी कुछ और थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम लोग अभी बहुत जल्द उसको बहुत बड़े लेवल पर रिलीज़ कर रहे हैं और इट विल बी वन ऑफ हिज बेस्ट डिवोशनल स्पिरिचुअल सॉन्ग आई थिंक। सो हम लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत जल्द वो आप सब भी सुन पाएंगे। नहीं, हम सब भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आए। आलोक साहब, आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि फिर इसके बाद मैं चाहता हूँ कि सभी गज़ल ही सुनाएं। तो आपकी ख्वाबों की कहानी, एक गज़ल जिसको पंकज उदास साहब ने अपनी आवाज़ दी। पहले तो एक गज़ल नहीं थी, बहुत सारा काम पंकज भाई के साथ करने का शरफ़ हासिल हुआ। हाँ, इस मामले में वो एक बहुत ही अनूठा प्रयोग था कि जिस वक्त बहुत सारे नगमों के एक जो एल्बम्स आते थे वो दौर उस वक्त ख़त्म हो रहा था और उस वक्त आप लोगों को याद होगा शायद कि सिंगल ट्रैक सीडीज़ आने शुरू हो गए थे, यानी एक गाने का सिर्फ एक ही ऑडियो वीडियो आता था। तो ये मेरे लिए, मेरे जैसे नौजवान गीतकार और शायर के लिए बहुत शरफ़ की बात थी कि पंकज भाई के 40, 45, 50 साल के करियर में उनका जो इकलौता सिंगल ट्रैक ऑडियो वीडियो है वो है जिसका जिक्र आपने अभी किया, ख्वाबों की कहानी, और उसका पोएट आपके सामने है। तो मैं, बहुत शुक्रिया, मैं उस गज़ल के चंद शेर आपको सुनाता हूँ जो पंकज भाई ने अपनी आवाज़ में गाई और कंपोज़ की थी। और साथ साथ इसमें एक शेर जो मैं अक्सर कहा करता था कि ये शेर उनकी शख्सियत का आईना है। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। बहुत खूब। अगला शेर ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है, खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है। मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक। बहुत खूब, बहुत खूब। खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है, मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक। दिल आम नहीं करता एहसास की खुशबू को, दिल आम नहीं करता एहसास की खुशबू को, बेकार ही लाए हम चाहत को ज़बानों तक। बहुत खूब, बहुत खूब। बेकार ही लाए हम चाहत को ज़बानों तक। और ये शेर जो पंकज भाई को याद करते हुए हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, वो यूं है कि हर वक्त फिजाओं में महसूस करोगे तुम,
हर वक्त फिजाओं में महसूस करोगे तुम, मैं प्यार की खुशबू हूँ, महकूंगा ज़मानों तक। बहुत खूब। मैं प्यार की खुशबू हूँ। ऐसे फनकार, ऐसे कलाकार, ऐसे गायक, ऐसे कंपोज़र, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ये सब जो लेजेंड्स हैं, ख़ास तौर से पंकज भाई की ये खूबी थी कि वो हर उम्र में हम उम्र लगते थे। वो जिस क्या तरह बात। तलत भाई से, अनूप जी से या सुदीप जी से, मेरे बड़ों से मुखातिब होते थे, ठीक उसी तरह मुझे भी ऐसा महसूस कराते थे, मुझे भी ये एहसास कराते थे कि वो मुझसे बड़े उम्र में नहीं हैं, बल्कि शायद मैं भी कहीं उनके आसपास हूँ। तो ये कंफर्टेबिलिटी जो थी, ये पंकज जी का गहना बहुत थी। खूब आलोक भाई, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता हूँ, बातचीत तो हो गई, अब इससे पहले कि आप लोग। 1 मिनट ठहर जाइए। जी जी। इन्होंने एक बहुत अच्छा शेर कहा था, तो उसी नौयत का एक शेर मुझे याद आ रहा है इरशाद इरशाद। कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। परों को खोल। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमां देखता है। बहुत खूब। और ये पंकज के लिए, ये मैं कहूँगा कि ये पंकज की शख्सियत थी कि अपनी मंजिल पे पहुँचना भी, खड़े रहना भी है। शकील आज़मी, अपनी मंजिल पे पहुँचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होके बड़े रहना भी। बहुत ही खूब, बहुत खूब तरह से। शेर व शायरी की बात हो रही है तो एक वाक़या याद आ गया मुझे कि एक मुशायरा हो रहा था, तो उस मुशायरे में एक शेर भी गया था अपनी बेगम को लेकर मुशायरा सुनने। तो शेर सुन रहा था, मुशायरा बहुत अच्छा, वाह वाह हो रही, मुकर्रर इरशाद सब चल रहा है, बहुत अच्छा माहौल था। तो शेर ने अपनी बेगम से पूछा कि देखो अब तो हमारी तुम्हारी शादी हो गई, हम सब बड़े खुश हैं, तो तुम मुझे बताओ कि क्या शादी के पहले तुम्हारा किसी से कोई अफेयर वगैरह था क्या? तो वो शेरनी बोली, अरे आपने कैसी बात पूछ ली, इस बात पे तो मुझे एक शेर याद आ गया। बहुत खूब। तो पंकज जी के लिए एक शेर सुनाता हूं। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, तेरे जैसा कोई मिला ही कोई नहीं। मिला ही नहीं, मिलता भी कैसे, कोई था ही नहीं। वाह 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 सर, बहुत खूब, बहुत खूब। अब चूंकि हारमोनियम इस वक्त तलत अजीज साहब के ठीक सामने है, माइक भी है, टेबल खिसकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं चाहता हूं कि पंकज उदास साहब की वो गज़लें जो आपको पसंद हैं या आपकी जो भी अपने आप सुनाएं। भाई ऐसा है, इसका इसका वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज, साउंड जो वैसा था। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। ये लगा दीजिए, उसको निकाल दीजिए। हेलो हेलो बेटा, इसमें थोड़ा सा रिवर्ब दे दीजिएगा प्लीज। कहाँ पर है साउंड इंजीनियर? बेटा थोड़ा बढ़ाओ ना, हेलो, गेन दीजिएगा साउंड का और थोड़ा रिवर्ब दीजिएगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पंकज भाई की ख़ास बात ये थी कि वो नज़में बहुत खूबसूरती के साथ कंपोज करते थे, और ये नज़्म मुझे बड़ी पसंद है क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है बहुत अलग तरीके का है। ये मैं ज़रा सा झलक उसकी पेश करने की कोशिश करता हूँ। बेटा बढ़ाओ ना यार, मेहरबानी करो प्लीज। इसमें ख़ास बात है कि जिस तरीके से उन्होंने कंपोज किया, और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, और आहिस्ता
कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज गिरने न पाए, लफ्ज गिरने न पाए होठों से, वक्त के हाथ इनको छू लेंगे, कान रखते हैं ये दरो दीवार, राज की सारी बात सुन लेंगे और आहिस्ता कीजिए बातें। अब देखिए किस तरीके से बोल कैसे बांटे गए हैं। एज ए कंपोजर आप जानते हैं आपने किशोर दा के साथ बहुत सारे स्टेज पे गाया भी था, इसलिए मुझे ये जानकारी मिली। नहीं, बात तलत भी साहब, सही है। आपने अभी बीच में बताया था कि आप जब म्यूजिकल कंसर्ट पर निकलते थे, आप तीनों, पंकज साहब, अनूप साहब, आप, तो असली प्रोग्राम तो होटल के स्वीट्स में होता था, वो भी पुराने गानों के। तो अगर आप यहाँ उन पुराने गानों की कुछ झलकियाँ। मैं आपके साथ मैं हारमोनियम बजाता हूँ। नहीं, हारमोनियम बजाने से पहले मुझे इनका एक लतीफ़ा याद आया। अनु भाई ना बहुत कमाल लतीफ़े सुनाते हैं। एक लतीफ़ा इन्होंने सुनाया था जो आज भूल गए हैं। एक शेरों की शादी थी, शेरों की बारात जा रही थी, शेर थे, नाचते जा रहे थे बारात में, दाड़ 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 दाड़, और उसमें एक चूहा भी नाच रहा था। तो एक शेर ने देखा चूहे को, देख के बोला, यार क्या कर रहे हो तुम, ये शेरों की बारात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले, भाई साहब शादी से पहले मैं भी शेर था। इनका है, मेरा नहीं है। अनूप साहब ने हारमोनियम थाम ही रखा, तो मैंने कहा लगे हाथ अपना फ़ायदा उठा लूँ। तलत साहब, एक पसंदीदा गज़ल है मेरी जिसको बचपन से सुनता आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप वो सुना। आईना मुझसे मेरी पहली सी। गजल नहीं, नज्म है वो। हाँ, नज्म से। वही सेम दिशा दिशा। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। बहुत खूब सर। सर ये जुगलबंदी। सुदीप जी से कुछ सुनिए। हाँ, आलोक जी सुना। आलोक जी ने बहुत अच्छी नज़म लिखी है पंकज। बहुत वायरल हुई, जो पंकज भाई की के जाने के बाद मैंने कही। उसके कुछ मिसरे मैं आखिर में सुना देता हूँ, क्योंकि ये ट्रिब्यूट है पंकज भाई को। वो इश्क की ज़बान था, सुकून का जहान था। वो इश्क की ज़बान था, सुकून का जहान था। वो शख्स आसमान था, वो शख्स आसमान था। वो मकबली सा गीत था, वो रात दिन का मीत था। नया सा एक दौर था, वो एक पुरानी रीत था। वो सात सुर की शान था, वो महफिलों की जान था। वो शख्स आसमान था, वो शख्स आसमान। उदासियों की झील था, खुशी का आबशार था। उदासियों की झील था, खुशी का आबशार था। गज़ल का शिल्पकार था, वो नज़्म का करार था। वो मैं कदे के जाम से उतर चुकी थकान था। वो शख्स आसमान था, वो शख्स आसमान था। वफ़ाओं की जफ़ाओं की वो अनसुनी सदाएं था। वफ़ाओं की जफ़ाओं की वो अनसुनी सदाएं था। वो सूफ़ियों का कौल था, वो संत की दुआएं था। वो शाम का था कीर्तन, वो सुबह की अजान था। वो शख्स आसमान था, वो शख्स। बहुत हो, बहुत। हालांकि हिंदुस्तान के फनकार हैं, वक्त से घबराते नहीं हैं, लेकिन वक्त हो चला है। बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, और आप तमाम लोगों का जिन्होंने पूरे जोश के साथ इन्हें सुना। बहुत बहुत शुक्रिया।